हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूँ डेली न्यूज़ एनालिसिस की। द हिंदू न्यूज़ की करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जो आज की हमारी खबरें होने वाली हैं, रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। पेंसिल पोर्टल क्या है इसको देखेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बदावन बंदरगाह ये भारत के पश्चिमी तट पर है या पूर्वी तट पर है, इसको जरूर देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बदावन बंदरगाह, और खास चीजें इसमें यहाँ पर जोड़ी भी जा रही है। मिशन अरुण हिमवीर क्या है इसको देख लेंगे। सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और एक अन्य देश के द्वारा हरिमऊ शक्ति। इस सैन्य अभ्यास के बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ये ऐसे सैन्य अभ्यास एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट भी रहते हैं। अन्य खबरों के लिहाज से कोई खबर होगी हमारी, उस पर भी एक नजर मार लेंगे। जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नट लर्निंग ऐप। नाम ये लिखा हुआ है नट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी है। आज की हमारी पहली करंट अफेयर्स की बात करते हैं रातापानी टाइगर। अब ये रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है और ये चर्चा में इतना क्यों आ चुका है, तो इसको देख लेते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने, किसकी सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने, मतलब कि कहाँ पर है? एमपी में है रातापानी। मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व को घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी। मतलब कि सीधी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी जो अभ्यारण्य था उसको टाइगर रिजर्व के रूप में अब घोषित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिस तरीके से हमारे एग्जाम के नोटिफिकेशन जारी होते हैं, उसी तरीके से भी टाइगर रिजर्व को घोषित करने के लिए अधिसूचना को जारी कर दिया गया। रातापानी टाइगर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले के मध्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो रायसेन और सीहोर जिला है उसकी है बीच में मध्य में स्थित है रातापानी टाइगर रिजर्व। यह मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो 9वां टाइगर रिजर्व है। मतलब कि इसके पहले 8 और टाइगर रिजर्व थे, तो उनको जरूर देखेंगे, इंपोर्टेंट है। रातापानी टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है वो 763.812 वर्ग किलोमीटर और बफर एरिया की बात करें 507.653 वर्ग किलोमीटर है। ये कोर एरिया और बफर एरिया इतना एग्जाम में नहीं पूछाएगा, वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन याद रखिएगा कोर एरिया और बफर एरिया भी होता है। वर्ष 2022 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 785 बाघ अभ्यारण्य, सॉरी 785 बाघ है। कितने? 2022 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो बाघ है वो 785 बाघ है। ध्यान रखिएगा 2022 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, कितने हैं? 785 बाघ है, 785। अगर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की अन्य टाइगर रिजर्वों की बात करें, जो 8 हमने बताए हैं, 9वां रातापानी हो चुका है, लेकिन 8 जो है वो कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व है, नौरादेही टाइगर रिजर्व है और माधव टाइगर रिजर्व है। ये जो 8 टाइगर रिजर्व है ये तो आपको याद करने ही करने हैं। 9वां कौन सा जुड़ गया है? रातापानी टाइगर रिजर्व भी जुड़ गया है, तो इसको भी अब आपको देखना है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। बाघ की संरक्षण स्थिति की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। प्रकृति के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है IUCN की रेड डाटा लिस्ट बनती है, उसमें लुप्त प्राय श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन जो सिटीज के बारे में बात करता है वो परिशिष्ट 1 में रखा गया है। तो वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 सूची 1 में, IUCN की लुप्त प्राय श्रेणी में और परिशिष्ट 1 में सिटीज में रखा गया है। ध्यान रखिए। टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ा सा इसका और जरूर देख लेंगे हम। टाइगर रिजर्व ऐसे राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि नेशनल पार्क होती है, यह वन्य जीव अभ्यारण्य को कहती है जिन्हें टाइगर अर्थात बाघों की संख्या में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए उनकी संख्या को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए आरक्षित किया जाता है। तो अब आपको एक बात माइंड में क्लियर हो गई होगी कि टाइगर रिजर्व ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही होती है, तो उनको संरक्षण करने की स्थिति के तहत उसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्यों को अधिसूचित करती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कौन सी सरकार करती है, तो ध्यान रखिएगा राज्य सरकारों के द्वारा घोषित किया जा सकता है बाघ अभ्यारण्य को नोटिफिकेशन जारी। किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए राज्य सरकार को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर राज्य सरकार अगर टाइगर रिजर्व घोषित करती है तो राज्य सरकार को भी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करनी होती ही होती है। टाइगर रिजर्व में बाघों की प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करने हेतु मानवीय जो गतिविधियां और शिकार होते हैं उस पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाती है कि मानव उस पर हस्तक्षेप कम कर सके और मानव की जो गतिविधियां हैं वो उस पर रोक लग सके। ध्यान रखिएगा। तो रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। टोटल 9 हो चुके हैं, 9 के 9 नाम बता दिए हैं।
संरक्षण की स्थिति कैसी है और संरक्षण कैसे रखा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट में बताना है आपको, वर्ष 2022 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने बाघ थे? 334, 589, 785 या 988? तो आपको मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है। चलिए, बात करने से पहले नेट लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप को इस तरीके से आपको ओपन होगा ऐप, और यहाँ पर आप लोग को दिखाया है पेड टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज जरूर डाउनलोड कर लेना। ऐप कैसे डाउनलोड करोगे मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से डाउनलोड कर सकते हो आप, या फिर नेट लर्निंग ऐप सर्च भी कर सकते हो प्ले स्टोर। आज की हमारी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं पेंसिल पोर्टल। अब ये पेंसिल पोर्टल क्या है, क्या ये पेंसिल संबंधित है या किसी और से संबंधित है, इसको देखते हैं। तो पेंसिल पोर्टल की बात करें तो श्रम और रोजगार मंत्रालय बालक श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के प्रावधानों को प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2017 में पेंसिल मतलब कि बाल श्रम निषेध प्रभावी प्रवर्तन मंच पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो पेंसिल की सॉरी जो वर्ष 2017 में पेंसिल पोर्टल है 2017 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। लेकिन किसके लिए है, इसके घटक क्या है, घटक देखते हैं। ये 5 प्रमुख घटकों पर कार्य करता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परियोजना समितियां, बाल ट्रैकिंग प्रणाली और शिकायत कॉर्नर में। मतलब ये 5 जो इनके पॉइंट है, इस पॉइंट पर 5 पर ये कार्य करता है। बाल श्रम को रोकने हेतु अन्य पहल किया है, क्योंकि पेंसिल जो योजना है बाल श्रम से संबंधित है। तो बाल श्रम को रोकने हेतु प्रावधान क्या है संविधान में, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 24 में प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल कौन सा कहता है? 24 कहता है, 24। आर्टिकल 39 में प्रावधान है कि श्रमिकों, पुरुषों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति के साथ बच्चों के बचपन का दुरुपयोग न किया जाए। तो आर्टिकल 24, ध्यान रखिए, आर्टिकल 24 तो डायरेक्ट कहता है और आर्टिकल 39 भी इनडायरेक्ट बोलता है कि श्रमिक पुरुष और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शक्ति के साथ बच्चों के बचपन का दुरुपयोग न किया जाए। ये संवैधानिक और विधिक प्रावधान है। और क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 बनाया गया है। कारखाना अधिनियम 1948 बनाया गया और राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 बनाई गई। तो ये एग्जाम में आ तो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मेंस के लिहाज से इंपोर्टेंट है। भारत के द्वारा अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय अभिसमन। तो न्यूनतम आयु कन्वेंशन 1973 भारत के द्वारा अपनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन UNCRC 1989 भारत के द्वारा अपनाया गया है। और द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 अंतरराष्ट्रीय अभिसमय है, लेकिन ये भारत के द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। तो चाइल्ड लेबर पर गिरावट नजर आए, इसके लिए ये सब चीजें चालू की गई है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है पेंसिल पोर्टल के माध्यम से। तो ध्यान रखना, पेंसिल पोर्टल से संबंधित है, चाइल्ड लेबर से संबंधित है और ये इंडिया से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बदावन बंदरगाह परियोजना। ये परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो बदावन परियोजना के बारे में समझिए। बदावन जो बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो अब भारत में कहाँ पर स्थिति देखने को मिलेगी? यहाँ पर देखने को मिलेगी बदावन बंदरगाह की, क्योंकि महाराष्ट्र में है। पालघर जिले में निर्माणाधीन बंदरगाह है और यह 20 मीटर की गहराई वाला एक डीप ड्राफ्ट पोर्ट है। कैसा है? एक डीप ड्राफ्ट पोर्ट। इस योजना की अवधि की बात करें तो वर्ष 2034 में इस परियोजना के दोनों चरण पूरे होने की संभावना है। लागत की बात करें तो 76,000 करोड़ रुपए की इसमें लागत है। इसका निर्माण कौन कर रहा है, इसको बात करें तो इस बंदरगाह का जो निर्माण है बदावन बंदरगाह का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड MMB के संयुक्त रूप से बदावन प्रोजेक्ट बोर्ड लिमिटेड के नाम से इसका निर्माण किया जा रहा है। JNPA और MMB की जो हिस्सेदारी है 74% और 26% है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण की जो हिस्सेदारी 74%, ध्यान रखिए कितना, 74% है। और महाराष्ट्र मैरीटाइम की भागीदारी 26% है। तो इस तरीके से भागीदारी भी रखी गई। महत्व की बात करें तो ये बदावन बंदरगाह जो बन रहा है, महत्व क्यों? तो ये जब बदावन बंदरगाह बनने के बाद निर्माण पूरा हो जाएगा तो दुनिया के जो टॉप 10 बंदरगाह हैं उसमें उसको शामिल किया जाएगा। वर्तमान में देश में लगभग 25% जो माल ट्रांसशिप किया जाता है उसमें से 20% पश्चिमी क्षेत्र से होता है। पश्चिमी समुद्र तट पर एक नया बंदरगाह बनने से इस माल का 100% हिस्सा नए बंदरगाह पर आएगा। इसके अलावा उत्तरी और पश्चिमी कार्गो के लिए जो रसद लागत है 25% की कमी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये टॉप 10 जो बंदरगाह दुनिया के हैं उसमें ये बदावन बंदरगाह शामिल किया जाएगा।
इस परियोजना के तहत समुद्र में 1448 हेक्टेयर क्षेत्र का पुनर्ग्रहण किया गया है और 10.14 किलोमीटर के अपतटीय ब्रेक वाटर और कंटेनर कार्गो भंडारण के क्षेत्र का भी निर्माण किया गया है। भारत वर्ष 2030 तक शीर्ष 10 जबकि 2047 तक दुनिया के टॉप 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो भारत के लक्ष्य बहुत बड़े बड़े हैं, अब ये देखना है पूरे ये कब हो पाते हैं या कब तक होते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, मिशन अरुण हिमवीर। अब ये मिशन अरुण हिमवीर कहाँ से संबंधित है, क्योंकि नक्शा तो मैंने लगाया हुआ है मैप, तो ये अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। कहाँ से, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से मिशन अरुण हिमवीर संबंधित है। लेकिन क्या है इसको देखें तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिशन अरुण हिमवीर की शुरुआत की है। किसके लिए की है, इकोनॉमी को पुशअप करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने मिशन अरुण हिमवीर की शुरुआत की है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे अभी हम। मिशन अरुण हिमवीर के बारे में समझिए तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कृषि विपणन बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITB के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस हस्ताक्षर करके मिशन अरुण हिमवीर का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी जो उत्पाद हैं उनके लिए बाजार से संपर्क को बढ़ावा देना। ध्यान रखें, कृषि और बागवानी जो उत्पाद हैं उनके लिए बाजार संपर्क को बढ़ावा देना। इस पहल के हिस्से के रूप में राज्य सरकार ITBP को फल, सब्जियां, मांस, मुर्गी की सप्लाई करवाएगी। ध्यान रखें, ये उत्पाद स्थानीय किसानों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और किसान सहकारी समितियों से खरीदे जाएंगे और फिर ITBP को सौंपे जाएंगे, फिर उनकी सप्लाई करवाई जाएगी। इसका लक्ष्य राज्य भर में राज्य की रोजगार की चुनौतियों का समाधान करते हुए एक जीवंत स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आप पता होगा कि थोड़ा सा अर्थव्यवस्था गड़बड़ रहती है, तो उसी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये सब लाई जा रही है। इस पहल से न केवल किसानों की आय दोगुनी होगी बल्कि सीमा क्षेत्र के लोगों को और ITB बलों को भी एक मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनेगी। क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी दूसरे देश से बॉन्डिंग टच होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं थोड़ी गड़बड़ मामला रहता है वहां पर, है ना। तो वहां पर किसान और ITBP सीमा क्षेत्र के लोग और जो सुरक्षा बल के लोग हैं उनके बीच में भी संबंध अच्छे हुए। यह मिशन जीवंत गांव कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती जिलों कृषि बागवानी उत्पादों को विपणन मार्केटिंग के लिए भी मांग को पूरा करेगा। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम थोड़ा स्थिति की देखें तो यह उत्तर पूर्वी राज्य है। कहाँ पर है, देख सकते हो, उत्तर पूर्वी है राज्य है। अरुणाचल को उगते हुए सूर्य का पर्वत भी कहते हैं। ध्यान रखें, क्या कहते हैं, उगते सूर्य का पर्वत कहते हैं। इसकी सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड से लगती है। इसकी दक्षिण में क्या से लगती है, असम में लगती है, और दक्षिण पूर्व में इसकी नागालैंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पूर्व में म्यांमार से लगता है, यहाँ पर ये म्यांमार से लगता है। पश्चिम में भूटान से लगता है, यहाँ पर भूटान से लगता है। उत्तर में तिब्बत में चीन से टच करता है। तो 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ईटानगर है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति। जो मैंने आपसे बोला था हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है, तो भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास था हरिमऊ शक्ति, और मलेशिया के है बेटोंग कैंप में शुरू हुआ था। इसका आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक होगा। इसमें भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व जो है महार रेजिमेंट की बटालियन कर रही है। देखिए, महार रेजिमेंट जो है उसकी बटालियन कर रही है। यह अभ्यास जंगल के वातावरण में अभियानों पर केंद्रित है। जंगल का वातावरण होता है उसके अभियानों पर यह केंद्रित है। यह अभ्यास 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण की बात करें तो 2 सेनाओं के बीच में क्रॉस ट्रेनिंग का ध्यान किया जाएगा और व्याख्यान प्रदर्शन और जंगल के इलाकों का अभ्यास किया जाएगा। दूसरा चरण जो होगा, दोनों सेनाएं एक मॉक अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लेंगी, जिसमें सैनिक एंटी एम्बुश बंदरगाह पर कब्जा, टोही गश्त, एम्बुश, आतंकवादियों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर हमला सहित विभिन्न तरीके के प्रयासों को शामिल किया जाएगा। तो 2 चरणों में इसका जो है वो अभ्यास किया जाता है। इसका लाभ क्या होगा, अगर ये होता है तो इसका लाभ क्या होगा, तो हरिमऊ जो शक्ति अभ्यास है दोनों पक्षों को संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम जो अभ्यास है उसको साझा करने का अवसर देता है। इसमें दोनों सेनाओं के बीच में अंतर संचालन और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलती है। संयुक्त अभ्यास से रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा मिलता है। दोनों मित्र देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध में उनमें भी और अच्छी वृद्धि होती है। सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति के बारे में बात करें तो यह वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में रखेगा, हर वर्ष किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी और भारत और मलेशिया में बारी बारी से आयोजित किया था। जैसे इस वर्ष यह मलेशिया में हो रहा है तो अगले साल यह भारत में होगा। ठीक है, पिछला संस्करण नवंबर 2023 में भारत के मेघालय में उमरोई छावनी में किया गया था। तो पिछली वर्ष कब किया गया था, भारत के मेघालय में उमरोई छावनी में किया गया था। इस वर्ष मलेशिया में किया जा रहा है।
मलेशिया की थोड़ी सी अगर हम स्थिति की बात करें तो मलेशिया जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। देख सकते हो मलेशिया की जो स्थिति है दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थित देश है। दो क्षेत्रों में यह विभाजित है। कैसे? प्रायद्वीपीय मलेशिया मुख्य भूमि एशियाई है, मलेशिया महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये पूर्वी मलेशिया बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, मतलब कि दो द्वीपों में यह विभाजित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रायद्वीप मलेशिया जो है मुख्य भूमि एशियाई के महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है और पूर्वी मलेशिया बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। प्रायद्वीपीय जो मलेशिया की सीमा है वो थाईलैंड के साथ में लगती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो प्रायद्वीपीय सीमा है वो थाईलैंड के साथ में देखने को मिलती है, लगती भी है। ये देख पा रहे हो, है ना, लगती है। मलेशिया पूर्वी मलेशिया की सीमा इंडोनेशिया और ब्रुनई से टच होती है। ठीक, मलेशिया आसियान का सदस्य है, जो आसियान संगठन है उसका आसियान, मलेशिया भी आसियान का सदस्य है। राजधानी की बात करें मलेशिया की तो कुआलालंपुर है, और मुद्रा की बात करें तो मलेशियाई रिंगिट मलेशिया की मुद्रा, इसको MYR भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर से स्पेन में पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत। अब ये स्पेन देश में पेड क्लाइमेट लीव क्या होता है जिसकी शुरुआत की गई है, देखते हैं। हाल ही में स्पेन की सरकार ने पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत की है। तो पेड क्लाइमेट लीव किससे संबंधित है? स्पेन देश से संबंधित है। इसके तहत कर्मचारियों को मौसम की आपात स्थिति के दौरान यात्रा से बचने के लिए 4 दिनों की छुट्टी लेने की अनुमति होगी। मतलब कि अगर मौसम की वहां पर इमरजेंसी है, मौसम की आपात स्थिति है, तो यात्रा से बचा जा सके इसके लिए 4 दिनों तक कर्मचारी जो है वो छुट्टी ले सकते हैं। यदि आपातकाल सेवा कर्मचारी किसी जोखिम के बारे में अलार्म बजा देते हैं तो कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे। फिर इस नीति का उद्देश्य क्या है? जलवायु आपातकाल के अनुसार विनियमन करना, ताकि कोई भी श्रमिक जोखिम लेने के लिए मजबूर ना हो। तो ये बहुत अच्छा वहां का सोच और विचार है। अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन आप देख पा रहे होंगे, स्पेन जो है वो यूरोप के दक्षिण पश्चिम में आइबेरियन प्रायद्वीप पर एक देश है। किस पर है? आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। इसके दक्षिण में और पूरब में भूमध्य सागर है, देख सकते हो मेडिटेरियन सी है इसके दक्षिण में और पूरब में। पश्चिम में अटलांटिक सागर है, देख सकते हो, और पुर्तगाल स्थित है। तो इसके पश्चिम में पुर्तगाल भी है, ये देखिए। पिरेनीज पर्वत स्पेन को फ्रांस से अलग करता है। जो पिरेनीज पर्वत है स्पेन को फ्रांस से अलग करता है, ये यहाँ पर आपको है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऊपर क्या है? फ्रांस है। टैगस, इब्रो और ड्यूरो स्पेन की प्रमुख नदियां हैं। जो टैगस, इब्रो और ड्यूरो है स्पेन की प्रमुख तौर पर बहने वाली नदियां हैं। राजधानी की बात करें तो मैड्रिड है स्पेन की, ये लिखा हुआ है। और मुद्रा की बात करें तो यूरो स्पेन की मुद्रा है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत की है? फ्रांस, इटली, पुर्तगाल या स्पेन? इसका आंसर भी आप कमेंट बताइएगा। तो दो क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बताना है जो मुझे अच्छा लगेगा। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।